हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम देखते हैं कि पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम के एतबार से उतना ही इंपॉर्टेंट है और आपकी जो रियल डेली लाइफ है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार निभाने वाला है। क्योंकि ये है बेसिकली हम लोग आज बात करेंगे फंडामेंटल राइट, मतलब आपका खुद का अधिकार क्या है। जब क्या होता है ना कि जब आपका खुद का आपको अधिकार अपना नहीं पता होता है कि हमें ये सब चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसका कोई गलत इस्तेमाल करता है। अब बात ऐसी है कि अगर हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है कि जिसमें इंसान जो होता है, जो पब्लिक होती है वही रूल करती है, मतलब अपने सरकार जो होती है खुद पब्लिक बनाती है, ठीक। तो पब्लिक को इसमें कुछ प्रिविलेज दी गई होंगी कि ये सब आपकी अधिकार है। इस अधिकारों के साथ ना पब्लिक, ना ही आपका कोई ब्यूरोक्रेट और ना ही कोई आम इंसान जो आपके ऊपर सरप्रेस करता हो, वो आपको गलत तरीके से आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो उस सब सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे, देखेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए फंडामेंटल है और हमारे संविधान को जिन्होंने बनाया था, फ्रेम किया था, ड्राफ्ट किया था, उन लोगों ने इसका ख्याल रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जितनी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, क्या ये सही में फंडामेंटल राइट सबके लिए है, या अच्छी हैं या बुरी हैं। फंडामेंटल राइट है ये बहुत, मतलब कि जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, औरतें हैं या गरीब हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो बेसिकली फंडामेंटल राइट होता है ना, वो मतलब कि जो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, उससे क्या होता है जो इन्फीरियर होते हैं उनको कैसे भी समाज में रहने की, अपनी डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार मिलता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे अब क्या है कि फंडामेंटल राइट है, आपको भी पता है। हाँ भाई, डेमोक्रेसी है तो फंडामेंटल राइट कुछ ना कुछ अधिकार मिला होगा, सभी देशों को में मिला है, हमें भी कुछ ना कुछ मिला होगा। तो ये चीज़ें लिखी कहाँ गई है, कैसे कोई मानेगा कि हमारा फंडामेंटल राइट है। क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेसी में एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होता है। पूरे जो कंट्री में लोग रहते हैं, गवर्नमेंट रहती है, जुडिशियरी, ये सब सारी चीज़ें किसको फॉलो करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट कहाँ पर लिखा है, क्योंकि आप जब जाओगे FIR करने, चाहे कुछ भी करने, तो बोलोगे मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, तो कौन सी फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया वो आपसे पूछेंगे। तो आपको पता तो होना चाहिए। अगर मान लिया आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया बट आपको पता नहीं ये मेरा फंडामेंटल राइट है, तो फिर आप कैसे क्लेम करोगे। तो सबसे पहले ये जानना अहम है कि हमें क्या क्या फंडामेंटल राइट मिली है। क्या वो फंडामेंटल राइट सभी को मिली है, सभी जाति को मिली है, सभी धर्म को मिली है, सारे जो कलर वाले लोग हैं, ब्लैक व्हाइट सबको मिला है, औरत मर्द सबको मिला है, बच्चे को भी कुछ मिला है, या किसी को थोड़ा सा अलग कुछ अधिकार भी मिली है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिएगा जो फंडामेंटल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में होता है। पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो एक चीज तो आपको याद करना होगा, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट कहाँ पे है, पार्ट 3 में है। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट है। अब ये कहाँ से, पार्ट 3 में कहाँ से, पार्ट 3 कहाँ से स्टार्ट होता है, 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक खत्म होता है। तो आपको पता चल गया कि फंडामेंटल राइट 12 से स्टार्ट होता है और 35 पे खत्म होता है, मतलब 12 से स्टार्ट होता है और 35 पे इसका द एंड हो जाता है फंडामेंटल राइट की। उसके बाद सारी जो है ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही, उसके भी वायलेट कीजिएगा तो आपको जो भी सजा मिलनी होगी वो मिलेगा। बट फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल क्यों कहा गया है, ऐसा क्या है फंडामेंटल राइट में किसी को फंडामेंटल दिए, क्योंकि जब भी फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होगा, जब भी उसका कोई उल्लंघन करता है या उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो आप डायरेक्ट अपील करोगे कहाँ पे, अपेक्स कोर्ट में। अपेक्स कोर्ट कौन कौन से होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हो बिना किसी के पास गए, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो। और ये सब जो फंडामेंटल राइट है इस पर सरकार जो होंगी उसको चेंज नहीं कर पाएंगी। अब बहरहाल क्या हुआ था कि बाद में कुछ चेंजिंग आई है फंडामेंटल राइट के अंदर, बट उसको भी हम लोग जानेंगे कैसे कुछ चेंजिंग हुई है फंडामेंटल राइट में, फिर उस पर जुडिशियरी का क्या कहना था, ठीक। वो सब बात की चीज़ें हमें जाननी होंगी, वो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर फंडामेंटल राइट चेंज नहीं होता, ये आपको समझना है कि फंडामेंटल राइट जल्दी आसानी से लेजिस्लेचर चेंज नहीं कर पाएगी, ठीक। तो जानते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट में कौन सी हमारी जो कौन कौन सी चीज़ें रखी गई है। ऐसे क्या है कि फंडामेंटल राइट को 6 पार्ट में बांट दिया गया है अंदर, ठीक। ये 12 से 35 तक के बीच में भी 6 पार्ट है, उस 6 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उन सबको हम जानेंगे एक एक करके। ये स्टार्ट होता है राइट टू इक्वालिटी, जो हमारा पहला स्टार्ट होता है, पहला फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है इक्वालिटी के तहत, ठीक, कि सबको एक बराबर समानता दी गई है। तो देखते हैं कहाँ पे कौन सी समानता दी गई है। 14 से लेकर 18 तक हमारा राइट टू इक्वालिटी में बात होता है कि राइट टू इक्वालिटी की बात होती है। पहले देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये क्या है आपका आर्टिकल 14।
आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून की नज़र में क्या है, सब के सब एक बराबर है। जैसे आपने देखा वो कानून के जो अदालत वगैरह में तराजू जो होते हैं, पट्टी लगा होता है और सबके सब इक्वल होते हैं, किसी को कोई बिना जजमेंट के कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता है। देन क्या आता है ये वाला सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा कि ये फंडामेंटल राइट है। इस पर मूवी भी एक बनी थी 2-3 साल पहले, आयुष्मान खुराना की एक मूवी है आर्टिकल 15। ठीक, तो आर्टिकल 15 किस बेस पे बना होगा, जो लोगों ने मूवी देखी होगी उनको समझ में आ गया होगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और कलर के बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, जात पात हो गई, गोरा काला हो गया, और क्या हो गया, कास्ट हो गया कि ये छोटे कास्ट का है, मैं बड़े कास्ट का हूँ, क्लास भी होते हैं कि ये गरीब है, ये अमीर है, और औरत मर्द पे, और चाहे ये प्लेस ऑफ बर्थ, ये वहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे पैदा हुआ, हम उससे बात नहीं करेंगे, ये वाली चीज़ें मतलब कि पब्लिक होगी, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट स्टेट होगी, इस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। और जो स्टेट में रहने वाले लोग होंगे वो भी इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कह सकते हैं। जैसे कि कोई काला है तो उसको तुम थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, मतलब कि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे देश में। हमारे देश को ऐसा बनाया गया, यहाँ पे कोई भी रह सकता है, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी कास्ट का हो, किसी रंग का हो, किसी सेक्स का हो, किसी भी कहीं पे भी पैदा हुआ हो, वो हमारे देश में पूरे आज़ादी के साथ रह सकता है। ठीक, अब आता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आपका क्या हो गया, आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है कि क्या होता है कि सबको नौकरी एक बराबर नौकरी मिलेगी। जैसे कहने का मतलब कि किसी इस बेस पे उसको नहीं छांटा जा सकता है कि मतलब देश में जो भी क्वालिफिकेशन होगी उस क्वालिफिकेशन को पास करता है तो उसको नौकरी मिलेगी, उसको और भी कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी। जैसे कि कोई गोरा है या कोई काला है या कोई ये गवर्नमेंट का आदमी है तो इसको सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जो भी क्राइटेरिया होती है क्वालिफिकेशन का, उसको आपको क्वालिफाइड करना होगा, देन आपकी जो भी प्रोसीजर होगी उसको किया जाएगा। बट कोई भी आउटसाइडर आउटसोर्सिंग टाइप की चीज़ें नहीं चलेंगी, ये कहना है। अब आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। मतलब कि जो छुआछूत वाली बीमारी है ना, गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा चलती है कि जैसे कुछ होता है कि घरों में होते हैं कि कुछ काम करने वाले लोग होते हैं तो लोग उनका बर्तन अलग कर देते हैं कि वो आएगा तो इसी में खाएगा, उसका काम करना आपको सही लगता है बट उसको खाना खिलाना साथ में ये बहुत बेकार है, तो आप उससे काम ही क्यों करा रहे हो, अपने पास ही मत रखो। इस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हो। वो इंसान चाहे तो आप पर केस फाइल कर सकता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। ठीक, तो इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी होती। वो बच्चे को या वो आदमी को ये चीज़ नहीं पता होता है कि ये मेरी राइट है और मेरे राइट को ये लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ठीक, उनको जो भी ये लोग करते हैं इनको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ठीक, अगर वो चाह दे तो। इसीलिए तो ये पढ़ाया जा रहा है कि हमें अपना फंडामेंटल राइट ही नहीं पता है कि हमें कौन कौन सी राइट मिली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, तो इसीलिए हमारा लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स का भी मतलब कोई एवोल्यूशन नहीं करेगा, मतलब कि कोई किसी टाइप का सरप्लस लेकर नहीं चलेगा। जो टाइटल वगैरह होते हैं ना, कि टाइटल से हम लोग क्या करते हैं कि कोई टाइटल लेकर और हम किसी अपने आप को मतलब सुपीरियर बनते हैं, उस टाइप की चीज़ें नहीं करनी है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स किस में, आर्टिकल 18 में। ओके, देन हम आते हैं नेक्स्ट पे, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के बीच में फ्रीडम की बात होती है। अब देखते हैं कि किस टाइप की फ्रीडम मिली है हमारे देश में, हमारे मुल्क में, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं। अब क्या है कि आर्टिकल 19 में क्या लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 19 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आपको क्या करने की आज़ादी है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग स्पीच, बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेस करने की आज़ादी, मतलब कि कुछ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक, कोई आपको रोकेगा नहीं। देन क्या होता है, कोई भी असेंबली, मतलब कि एक संगठन बनाना, एसोसिएशन बनाना और मूवमेंट, मतलब कि बेसिकली क्या है कि जब भी कोई आपके साथ गलत करता है तो आप उसके सामने बोल सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, मूवमेंट बना सकते हो। और प्रोटेस्ट भी होता है कि एक शांति से प्रोटेस्ट करना, ये नहीं कि लाठी डंडा राइफल तलवार लेके आ गए प्रोटेस्ट में, वो प्रोटेस्ट नहीं होती, वो हिंसा भड़काना होता है। ठीक, अब ये देखिए कि बोलने की आज़ादी है तो कुछ भी मत बोल दीजिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल दिया। ठीक, आपकी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को नहीं क्रॉस करना होता है। क्रिटिसिज्म करना है बट उनको तौहीन नहीं करनी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर की, तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो। ठीक, बट प्रधानमंत्री को इंडिविजुअली गाली नहीं दे सकते हो। ठीक, क्रिटिसाइज कर सकते हो, गाली नहीं दे सकते हो, उसका भी एक दायरा है। तो ऐसा नहीं कि बोलने की आज़ादी, मैंने बोला कि तुम्हें बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, असेंबल होने की आज़ादी है, तो तुम कुछ भी बोलने लगे, कुछ भी एक्सप्रेस करने लगे, ऐसा नहीं करना होता है। ठीक,
ये सब क्या है कि उसमें कुछ नियम दिए हुए हैं, अंदर सब क्लॉज होंगी इसके कि कौन कौन सी कैसे आपको बातें करनी है, कैसे क्रिटिसाइज करना है, क्या क्या चीज़ें छूट मिली हैं। देन आते हैं आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस ऑफ पर्सन। अब क्या होता है कि कोई इंसान होता है, ठीक, जब तक जैसे कि मोहल्ले में चोरी होती है, ठीक, अगर 10-20 लोग बोल देते हैं वो चोर है, वो चोर, अब सब लोग मान भी लेते हैं कि उनका बेटा चोर है, उनका बेटा चोर है, बट क्या होगा, जब तक जजमेंट नहीं आएगी तब तक उसको चोर कहना भी गलत है, ठीक। जैसे कि क्या होता है कि अभी रिसेंटली में एक केस आया हुआ था शाहरुख खान के बेटे का, ठीक, वो ड्रग ले था, ड्रग मतलब कि पकड़ा गया, तब सारे इंडिया को मतलब लोगों ने मान लिया कि वो ड्रग ले रहा था, बट जजमेंट में आया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, ठीक। तो जब तक उतने लोगों ने उसको जज कर लिया था वो गलत थे, ठीक। ऐसे चीज़ें चलती रहती है, वो चीज़ों के बारे में ये बात कर रहा है। देन आता है आर्टिकल 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल 21, 19 और 21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि हमें ज़िंदगी जीने की भी आज़ादी है, हम जैसे चाहें जिए, ठीक, जैसे मन करे हम जी सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा। अब ये नहीं कि कुछ भी कर ले, मतलब कि एक तरीका होता है कि आपको कोई रोकेगा नहीं, आप अपनी लाइफ को बचा सकते हो, अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन कर सकते हो जिंदा रहने के लिए। देन आता है कि आप देखिए यहाँ पे 21 हो गया और मामला 22 तक ही रखना है, तो ये 22 है, ये 22 है, ये क्या है भाई, ये 21A है। ए मतलब ये बाद में ऐड की गई है। इसमें क्या दिया गया है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, मतलब 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को पढ़ाना है, ये फंडामेंटल राइट है। अगर बच्चे को आप नहीं पढ़ा रहे तो वो बच्चा आप पर केस कर सकता है, मतलब गार्जियन को ये बातें कही जा रही है कि आपका बच्चा अगर 6 से 14 साल का है तो उसको सबसे पहले आपका काम क्या है कि उसको पढ़ाना है, ये आपको फंडामेंटल चीज़ें हैं उस बच्चे के लिए, नहीं तो वो आप पे केस कर सकता है, ठीक। अब आता है कि लास्ट 22, इसमें क्या है, आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब क्या होता है कि कभी कभी बिना मतलब कि पुलिस कभी कभी डिटेन कर लेती है या आपको प्रिजन में डाल देती है, तो उससे छुटकारा लेने के लिए कोई आपको बिना नोटिस के, बिना वारंट के जेल में नहीं डाल सकता है। ये बात रखी गई है आर्टिकल 22 में। तो ये सारी 21A याद रखिएगा, ये बाद में जोड़ी गई हैं, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन नेसेसरी है देना। देन आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या होता है, किसी का एक्सप्लॉयट कैसे किया जाता है, लोग बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। इसमें क्या, ह्यूमन ट्रैफिक मतलब इंसानों का कीना बेची करना, जैसे कि मार्केटिंग होती है ना, गुलामों का खरीदा बेची। अभी भी क्या होता है कि बहुत जगहों पे लड़कियों की मार्केटिंग होती है, जो लड़की और बच्चों की उससे भीख मंगाते हैं, या मतलब कि उनकी एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग होती रहती है। ये भी क्या है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। इससे ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाएंगे, अगर कोई इंसान किसी को किडनैपिंग वगैरह करता है, मतलब उसको बेचने के लिए, चाहे कुछ भी करने के लिए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट क्या होगा, उसमें आप लोग FIR कर सकते हैं। देन आता है फोर्स लेबर, किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। जैसे होता है ना कि 8 घंटे की जो वर्किंग आवर है, आप जबरदस्ती 12 घंटे करवा रहे हो, नहीं किए तो मैं तुम्हारी पेमेंट नहीं करूंगा, ऐसा मतलब कोई बॉस है ऐसा कुछ वो अपना स्टेटमेंट देता है, तो वो भी गलत करता है, जिसके तहत जो उसके एम्प्लॉय होंगे वो उसको FIR कर सकते हैं, ठीक, उस पर। देन आते हैं ये वाला, ये हो गया आपका 23 आर्टिकल, और ये क्या हो गया, 2 ही है, 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन एनी फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं 14 साल के कम के, उनसे किसी भी फैक्ट्री में कोई काम नहीं करवा सकता, ठीक। कोई भी फैक्ट्री वाला हो अगर 14 साल से कम के बच्चे को काम देता है तो वो गलत करता है, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो ये काम भी कराना गलत है। अगर क्या होता है कि वो 18 से कम का है, तो जो डेंजरस फैक्ट्री होती है जिसमें केमिकल और अजीबोगरीब धुएं निकलते हैं, उसमें भी काम कराना गलत है। बच्चों से क्या है कि हार्मफुल गैसेस वाली, हार्मफुल जो भी इंडस्ट्री है उसमें काम नहीं कराना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। देन आते हैं इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आइए, ये हुआ हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलीजन को जानना, क्योंकि हमारा सेंटिमेंट सबसे ज्यादा रिलीजन से जुड़ा होता है, हम हिंदुस्तानियों का। तो इसमें जानते हैं कि रिलीजन के एतबार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस रिलीजन को कौन सी राइट दी है, देखते हैं। इसमें आते हैं आर्टिकल 25 को पहले हम जानते हैं। आर्टिकल 25 में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। हमें बिल्कुल आज़ादी है, हिंदुस्तान में सभी इंसान को आज़ादी है, अपने दिल से जिस धर्म को भी मानना है वो मान सकता है, किसी पे ज़बरदस्ती नहीं है। अगर क्या होता है कि मैं बाय बर्थ मुस्लिम में पैदा हूँ तो मैं हिंदू को फॉलो करूँ तो कोई मुझे रोक नहीं सकता है,
ठीक, अगर कोई रोकता है तो उसमें मैं केस कर सकता हूं। ऐसा हिंदुस्तान के संविधान में आपको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, आप जिस धर्म को फॉलो करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। ठीक, ये आपका आर्टिकल 25 कहता है। अब आते हैं आर्टिकल 26 क्या कहता है भाई। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स फॉर रिलीजियस डेनोमिनेशन। अब क्या है कि आप पूरे तरीके से फ्रीडम है कि आप अपना, जैसे होता है ना रिलीजियस एक्टिविटी होता है, कोई फेस्टिवल मनाते हैं, कभी किसी को देखा होगा जमात में जैसे जैसे तबलीगी जमात और जैसे धाम वगैरह लोग जाते हैं, तो वो सब क्या हुआ कि आपको बिल्कुल आज़ादी है कि आप अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ फ्रीली कर सकते हैं, बट उसका एक कानून दायरा होता है कि आप कुछ भी उसमें मत करने लगिए। ठीक, तो उसका भी कोई भी रिलीजियस जो रियल में होता है, जो ग्रंथ में किताबों में लिखा गया, वो बहुत पीसफुल तरीके से होता है। लोग उसको गलत बना देते हैं, वो बेकार की बात है, तो उस पर एक्शन तो जरूर होना चाहिए। बट जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है आप किसी भी देश में, जैसे कि नमाज पढ़ना गलत नहीं है, कहीं पे भी आप पढ़ सकते हो, ऐसी आज़ादी दी गई है। ऐसे पूजा करना आपको किसी पार्टिकुलर जगह पर नहीं, आप आसान से कर सकते हो। अब ये नहीं कि बीच रोड में बैठ गए तो वो थोड़ी सी आप ट्रैफिक को हार्म पहुंचा रहे हो, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, या आप जैसे पूजा करने अगरबत्ती लेकर बैठ गए रोड पे और पूरी ट्रैफिक लगी हुई है, तो ये चीज़ें गलत हैं। अब आते हैं आर्टिकल 27 में। इसमें क्या है भाई, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। अब क्या है कि आपको आज़ादी है कि आप मतलब पैसा खर्च कीजिए अपने धर्म में, चाहे कुछ भी कीजिए, मतलब पैसा खर्च करते, लेकिन स्टेट क्या होगा, जो गवर्नमेंट बॉडी होगी अगर किसी प्रोफेशन में, तो पैसा नहीं देगी, पैसा खर्च नहीं करेगी। जैसे कोई मंदिर हुआ या मस्जिद हुआ, ये वहाँ के लोग बनवाएंगे, या ट्रस्ट बनवाती है, ट्रस्ट में वो इंसान अपना पर्सनल प्रॉपर्टी से दे सकता है, बट एज अ गवर्नमेंट। अब ये नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मस्जिद बनवाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मंदिर बनवाया, ये कहीं नहीं है, वहाँ के लोग बनवाएंगे। उसमें क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर भी उस ट्रस्ट को पैसा दे सकते हैं, उसमें डोनेट कर सकते हैं अपने पैसे से। ठीक, देश का पैसा उसमें नहीं लगा सकते हैं। आते हैं आप आर्टिकल 28 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसी हैं जहाँ पे रिलीजियस चीज़ें फॉलो होती हैं, जैसे प्रार्थना करना, किसी जब बहुत सारे स्कूल में ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना होता है, तो ये मैंडेटरी नहीं है सभी बच्चों को वो हाथ जोड़ें। ठीक, अगर ऐसा वो करवाते थे, उनके फंडामेंटल राइट को वो लोग वायलेट करते हैं, वो बच्चे कुछ भी FIR कर सकते हैं, उन पर फाइल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे कभी मुस्लिम बच्चे हैं और हिंदू बच्चे हैं, ठीक, वहाँ पे संस्कृत में प्रार्थनाएं होती हैं। ठीक, तो उसमें मैंडेटरी नहीं है कि उनको बोला जाए, क्योंकि उन बच्चों को नहीं आता होगा। और चाहे और कुछ रिलीजियस बातें हो गई, जैसे रामायण सुनाना, तो जरूरी नहीं है कि उसमें वो पार्टिसिपेट करे। वैसे ही क्या है, मदरसा है, मदरसे में जो प्रार्थना होती है वो अरबिक में होगी या उर्दू में होगी, तो उसमें जो हिंदू बच्चे हैं या किसी भी मजहब के बच्चे हैं, और चाहे मुस्लिम के ही बच्चे हैं, तो उनको जबरदस्ती नहीं बोला जाएगा कि आप करो या मारो या पीटो, ये गलत है। ठीक, तो ये बातें लिखी गई है कि इंस्टीट्यूशन में कोई चीज़ें मैंडेटरी नहीं है जो रिलीजियस एतबार से हो कि बच्चे करें। आप करा रहे हो सही है, बट बच्चों पे जोर नहीं डालना है कि तुम करो ही करो। ठीक, ये आगे समझ में। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक, कल्चरल और एजुकेशनल राइट हमारे संविधान में क्या मिला है, आर्टिकल 29 और 30 में हम लोग देखते हैं इसके बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब क्या है कि जो भी देश में जो कम होते हैं, अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं कि कम क्वांटिटीज में होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना। अब बोला जाता है कि कोई कंट्री कितना खुशहाल है, वहाँ का माइनॉरिटीज बताता है कि माइनॉरिटीज वहाँ पे कैसा फील कर रहा है जो कम संख्या में है, क्योंकि जो ज़्यादा संख्या में है तो उनकी डोमिनेशन तो चलती ही चलती है, तो कम संख्या में कैसे हैं वो अगर खुश है तो वो देश बहुत ज़्यादा खुशहाल चल रहा है। तो ठीक है, तो आपको किसी देश का पता लगाना है कि कैसी स्थिति है, तो वहाँ के माइनॉरिटी से पूछ लीजिएगा वहाँ का क्या हाल है। ठीक, तो इंडिया में भी आप लोग पता लगा ही सकते हैं माइनॉरिटी का क्या हाल है, तो उससे पता चल जाएगा इंडिया जो हमारा भारत है कितना खुशहाल है कितना नहीं है। ठीक, आते हैं हम लोग राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब हमारा संविधान एक चीज़ और देता है कि माइनॉरिटीज़ को अधिकार ये है कि अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे मदरसा खोलना या कोई लैंग्वेज वाली स्कूल खोलना, जैसे पंजाबी स्कूल खोलना, जो भी माइनॉरिटीज़ में है ये सब ओपन कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इस टाइप की माइनॉरिटीज बेसिस पे ओपन हुई हैं, और ये जरूरी भी होता है कि क्योंकि अपनी चीज़ों को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने एजुकेशन को बचाने के लिए ये सब करना ज़रूरी होता है। इसी से क्या होगा, हमारा देश खूबसूरत दिखेगा और डेमोक्रेसी अच्छी दिखेगी। अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले पे, लास्ट फंडामेंटल राइट क्या कहता है। लास्ट फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है कि यही हमारे जो बाकी 5 फंडामेंटल राइट है उन सबको
बचा के रखता है। एक स्पेशल फंडामेंटल राइट जो वर्ड मिला है ये इसी से बचता है। अगर आपका फंडामेंटल राइट कभी भी वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचिएगा। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हो तो ये सुप्रीम कोर्ट बोलेगा यहाँ पे क्यों आ गए, तो बोलना ये आर्टिकल 32 में लिखा है कि जितने भी जो 12 से 32 ये है 12 से 31 तक जो भी चीज़ें वायलेट हो रही है 30 तक, उसमें लिखा गया है कि आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है 32, बट मैंने कहा था कि हाई कोर्ट भी जा सकते हो, तो हाई कोर्ट जाने के लिए 226 से आप लोग कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट। अब क्या है कि इस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर ने बोला है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किन्होंने कहा, भीमराव अंबेडकर। कौन थे ये, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है इन्होंने। ठीक, तो ये चीजें हो गई। यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट इतना ही है, ओवर हो जाता है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।